So hello all my dear friends, this is me और काजल चौधरी मैम. वेलकम टू टीचर्स अड्डा. क्या आप मुझे देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो, आपको मेरी आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर. आवाज और एक बार वीडियो का मुझे बता दीजिए कि आप ठीक से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, दोनों चीजें. सो हेलो, दिस इज मी योर मैम. तो जितने स्टूडेंट्स हैं ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत परफेक्ट. तो सभी के सभी बच्चे जुड़ जाओ एक बार, फिर आपसे सारा इंट्रोडक्शन ले लिया जाता है, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर सकेंगे हमारी. सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड. देखिए अभी हमारे ऐप में एक नया फीचर है जिसमें ऐसे वाला हाथ बना हुआ है. तो आपको अगर कुछ समझना है या आपको मुझसे बात करनी हो तो उस हाथ पर क्लिक कर दीजिएगा. मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगी ताकि आप मुझसे बात कर सकें. सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड. दिस इज क्लास 4 6th to 8th, है ना. 6 to 8 की हमारी क्लास है. तो हमारा पढ़ने का जो तरीका रहेगा एक बार मैं आपको समझा देती हूँ. बेसिकली हम यहाँ पर साइंस पढ़कर चलने वाले हैं. हम पढ़ेंगे यहाँ पर किस चीज के बारे में, साइंस के बारे में. जो आप 3 पार्ट्स में पढ़ोगे, बायो रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा. कितना कितना रहेगा आप लोगों का? बायो रहेगा, फिजिक्स रहेगा और आप लोगों का केमिस्ट्री रहेगा. ओल्ड क्लास कहाँ शो होती है? प्लेलिस्ट में शो हो जाती हैं ओल्ड क्लासेस भी. हाँ जी, आप लोगों का पेपर 2 के लिए क्लास है. ठीक है, दिस क्लास इज फॉर पेपर 2. लेवल 2 की क्लास है, पेपर 2 की क्लास है जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाने जा रही हूँ. ऑलराइट. तो हमारा पढ़ाई का सीक्वेंस भी यही रहने वाला है. देखिए पीजीटी की क्लास नहीं है, पीजीटी के बारे में मुझे नहीं पता है. पीजीटी फिजिक्स वाली मैम की क्लास का एप्लीकेशन पर शायद शाम को 6 बजे क्लास है, या वाईटी पे 6 बजे क्लास है. सुष्मिता क्या पूछा है? सुष्मिता, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है आप उसकी क्लास लो. अगर मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स की क्लास ले लो, साइंस कमजोर है साइंस की क्लास ले लो. एक क्लास तो आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी. ऑलराइट यार, तो हम ऐसा पढ़कर चलेंगे. जितने भी स्टूडेंट है जिसे कोई भी समस्या है तो ऐसे हाथ कर लेना, मैं हाथ यहाँ से खोल दूंगी और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के, मेजर क्वेश्चन आप लोगों का बायो पूछने के लिए आता है. सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री से थोड़े कम सवाल आते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स. फिजिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं. केमिस्ट्री हम हमारे एंड में पढ़कर चलेंगे. स्टडी प्लान आप सभी के पास होगा, मुझे उम्मीद है. स्टडी प्लान आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा. तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा द वन एंड ओनली सेल. आज हम हमारा सेल नामक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. तो सेल क्या होता है, इसको सबसे पहले किसने देखा, या कोशिका हम किसे कहकर चलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे जीवन का आधार होता है. यानी दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, सभी का निर्माण इसी की मदद से होता है. किसकी मदद से होता है आप लोगों का? इसी की मदद से होता है. तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा. इसी वजह से हमने इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला है. हमने क्या बोला है जी? इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्या माना है? कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई माना है हमने इसे जीवन का. यानी ये हमारे जीवन का आधार होता है. आप छोटी से छोटी चींटी के बारे में बात कर लीजिए, बड़े से बड़े हाथी के बारे में बात कर लीजिए, सभी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कोशिका देखने के लिए मिलती है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई. सो दिस इज योर कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई हम बोलकर चलेंगे. किसको? हमारे सेल को. अब ये सवाल उठता है कि सेल यानी कोशिका सबसे पहले देखी किसने थी? तो आपके बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक. तो बात थी सन 1665 की, कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका का पता लगाया था. किस चीज का पता लगाया था? आपका कोशिका का. इनकी जो शक्ल थी वो कुछ इस प्रकार की थी, कमरे लाइक स्ट्रक्चर थे. तो उन्होंने देखा इन कमरे लाइक स्ट्रक्चर को मैंने नाम दे दिया, क्या दे दिया? इनको सेल नाम दे दिया. राकेश जी हाँ, 6 to 8 जहां जहां पर आएगा उसकी क्लास ये है. तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से बैठकर पढ़िए. हर दूसरे दिन मैं एमसीक्यू करवाऊंगी, डोंट वरी. तो इन्होंने किसमें देखा आप लोगों का? कॉर्क सेल. और सबसे पहली बात है, इन्होंने ये जो सेल देखा था, ये कैसा सेल था आप लोगों का? डेड सेल था. तो ये सवाल आप लोगों से पूछने के लिए आ जाता है कि भाई जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उनके द्वारा जो सेल देखा गया था, क्या वो जिंदा था
कि मृत था। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने जो सेल देखा था वो आप लोगों का कैसा था, डेड सेल था। गुड इवनिंग चांदनी, वेरी गुड इवनिंग डियर। अब ये सवाल उठता है कि चलो ये तो डेड सेल था, आपके सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने लिविंग सेल देखा था? तो हमारे जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुईन हॉक। तो लुईन हॉक ने सर्वप्रथम आप लोगों की जिंदा कोशिका यानी लिविंग सेल को देखा था। तो हम यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में। लुईन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी थी। क्या देखी थी इन्होंने? सर्वप्रथम आप लोगों की जीवित कोशिका देखी थी। तो जरा हम एक बार यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम लिविंग सेल तो सेल का कोई भी आकार हो सकता है, ठीक है, सेल का कोई भी आकार हो सकता है। हाँ जी धनजीत जी बिल्कुल देख सकते हैं, सेल की कोई भी शक्ल हो सकती है, सेल का कोई भी आकार हो सकता है। हम सेल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई आपका सेल अंडाकार भी हो सकता है, आपका सेल ऐसा ऐसा भी हो सकता है, आपका सेल ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो सेल कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। नहीं मेरी तबीयत डाउन नहीं है यार। सेल आप लोगों का क्या होता है, एकदम किसी भी शक्ल का हो सकता है। सॉरी सेल आपका क्या होता है, किसी भी शक्ल का हो सकता है। अब लुईन हॉक के द्वारा एक सेंटेंस निकाला गया कि कोशिका जीवन का आधार है, यानी सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने बोला था आप लोगों का? इन्होंने ही बोला था। दूसरी सबसे बड़ी बात है सेल किसी भी आकार का हो सकता है, यानी कोशिका किसी भी आकार की हो सकती है। यानी सेल इज ऑफ मेनी टाइप्स, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं कि गोल ही होगा, धरती की तरह चपटा ही होगा। वायर नहीं है यार ये। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए थे आप लोगों के, स्लेडिन और श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी प्रोवाइड करवाई थी। अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, हम बहुत सेटिस्फाई थे। अब जैसे धीरे धीरे क्या होता है, उत्पत्ति होती चली जाती है, वैसे 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 हम अपनी नई नई थ्योरीज देते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, आपकी सेल थ्योरी के बारे में, जहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी किसी ने बताया था हमें कि जितनी भी छोटी से छोटी चीजें हैं वो भी सभी के सभी सेल से मिलकर बनी होती हैं। यानी मैं अगर बोलने की कोशिश करूं कि हम पूरे के पूरे किस चीज से मिलकर बने हैं, सेल से, अगर मेरा इतना पोर्शन काटा जाए और सबसे छोटी यूनिट ढूंढी जाए तो क्या होगी, वो आप लोगों की कोशिका होगी, यानी आप लोगों का सेल होगा। तो ये थ्योरी किसने दी थी आप लोगों की? श्लेडिन और स्वान ने। श्लेडिन और स्वान। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बता सकता है कि ये थ्योरी हर किसी पे अप्लाई होती है? दो ऐसी चीजें जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी आइए मैं आपको बता देती हूँ। सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे। ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल, यानी सभी जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, सभी जीवित कोशिका से निर्मित होते हैं। और ये भी बोला गया था कि जितनी भी पुरानी कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्षमता होती है कि वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर सके।
यानी मैं इंग्लिश में अगर बोलने की बात करूं तो जितनी भी नए सेल्स होते हैं वो सारे के सारे पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी हमें किसने बताया था, हमारे सिलेडिन और श्वान ने बताया था। एक बोटेनिस्ट था, एक जोलॉजिस्ट था, यानी एक पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई कर रहा था और एक आप लोगों का जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाई कर रहा था। बहुत ही प्यारा सा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी चीजें ही नई चीजों के बनने का कारण बनती हैं, या जितनी भी आप लोगों की नई चीजें होती हैं वो पुरानी चीजों से मिलकर बनी होती हैं। धनजीत जी, ये प्रॉपर कक्षा 6ठी से 8वीं का बैच है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, जो मेरा 9वीं 10वीं का बैच है वो दोपहर 2 बजे होता है, और 6ठी से 8वीं वाला बैच ये है। 6ठी से 8वीं का बैच ये है। टीजीटी वाले स्टूडेंट्स इस बैच में मत आइए, आपका बैच का टाइम दोपहर के 2 बजे से होता है, जो 9 10th वाले स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये 6 to 8th वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। इन्होंने एक सेंटेंस दिया था बहुत प्यारा सा, ओमनिस, ये हिंदी में नहीं लिखना क्योंकि लेटिन सब सेंटेंस है, आपको ऐसे लिखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। से मिलकर बनती है। हाँ जी, ये रुडोल्फ विचो ने दिया था। यस आई नो। हाँ, रुडोल्फ का नाम भी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। एंड दिस सेंटेंस इज गिवन बाय, आप एक काम करो, इनको स्टार के फॉर्म में लिख लो यार, स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टार के फॉर्म में लिख लो। ये किसने दिया था आप लोगों को, रुडोल्फ ने। मैंने आपसे पूछा है कि सेल थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होती, क्या ये वायरस पे अप्लाई होती है? इसमें अच्छा खासा डीप पढ़कर चलोगे आप लोग। पेपर देखा था ना इस बार कितना मुश्किल आया था। इसका अपवाद है आप लोगों का वायरस। क्या ये बैक्टीरिया पे अप्लाई होगा? वायरस पे, क्योंकि वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर है तो वो लिविंग है, हमारे शरीर से बाहर तो वो नॉन लिविंग ही ट्रीट किया जाता है। आप मुझे बताइए, क्या ये बैक्टीरिया पे लागू होता है? सेल थ्योरी अप्लाई होती है बैक्टीरिया पे, एक बार और सोच लीजिए। इसके बारे में अभी हम आपसे बाद में डिस्कशन करेंगे। सेल थ्योरी बैक्टीरिया पे अप्लाई होगी या नहीं होगी? अनूप देखिए, अगर मैं पिछले पेपर के बारे में बात करूं तो इस बार हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ना कभी भी नुकसान नहीं देता, कम पढ़ना नुकसान देता है। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो बाकी लोगों से, क्योंकि इतना तो सभी पढ़कर चल रहे हैं। आप इतना पढ़कर चलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा यार। सोचो, तैयारी कर रहे हो, पेपर 6ठी से 8वीं की निकल जाए आप लोगों का, टीजीटी पीजीटी, तो मजा नहीं आ जाएगा? आपको आना चाहिए। अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या ये लागू होगा नहीं होगा, इतने आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इतने में सेल को थोड़ा और डिफाइन कर देती हूँ। देखिए, सेल हमने 2 पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड करा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसका जो हमने वर्गीकरण करा था, ये केंद्रक के आधार पर, बेस्ड ऑन तो हमने इसको प्रोकैरियोटी में तथा हमने इसको प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी में विभाजित कर दिया था। अब जो बच्चे मुझे अच्छे से आंसर बताएंगे, मैं उनकी तारीफ करूंगी, है ना। यहाँ पर तो चॉकलेट भी नहीं दे सकते। जल्दी से बताइए मुझे, 5 बजे से जो आपकी क्लास है वो यूट्यूब पर होती है, ये बात आप प्लीज 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 ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों की जो क्लास है वो 5 बजे से होगी।
चले, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यूकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होते पर प्रो में होते हैं। गलत जवाब, वेरी गलत जवाब, आप उल्टा बता रहे हो। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती। यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो बोथ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी दोनों उपस्थित होते हैं। आप में से कौन ऐसा है जो मुझे बता सकता है इसके उदाहरण क्या है? मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप लिख सको। मैं आपको बता दूं, प्रो का मतलब होता है पुराना। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं आप लोगों को प्रो का मतलब समझाने की कोशिश करूं, इसका मतलब होता है जी पुराना, समथिंग ओल्ड। अगर मैं आपको यू का मतलब बताऊं तो दैट इज न्यू, है ना, नया। तो बस आप इतना समझ लेना, पुराने जमाने में हमारे पास आईफोन नहीं था, पुराने जमाने में हम वीडियो कॉल जैसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज के जमाने में तो हम वीडियो कॉल करते हैं। तो पुराने जमाने पे अभी तक केंद्रक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ऐसे सेल्स पाए गए जहां पर केंद्रक नहीं था, और ऐसे सेल्स भी कुछ टाइम बाद पाए गए जिनके पास अच्छा खासा केंद्रक देखने के लिए मिला था। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में पढ़कर चलेंगे हमारे यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने हमारे सेल को दो टुकड़ों में और बांटा है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अभी पहले हम सेल के टाइप लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो, आप यहीं पर लिख लो। आपका इसका एग्जाम्पल रहेगा बैक्टीरिया, अमीबा, और इसको जरा हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम पूरे प्रॉपर तरीके से अभी पढ़कर चलेंगे, डोंट वरी। डियर डियर डियर, एल्गी में भी सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी की अगर आप यहां पर बात करोगे तो यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, ओके। वायरस, चलो अभी हमने क्या करा, हमारे सेल को हमने दो टुकड़ों में और बांटा। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। बहुकोशिका, एकल कोशिका। तो देखिए ये इतने मल्टी टैलेंटेड होते हैं, पूछो मत। आप कहोगे मैम ये इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे होते हैं? तो ये अपने शरीर का सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं बिना किसी को बताए। यानी जब एक ही सेल बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, जैसे अमीबा में। और जब बहुत सारे सेल अलग 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 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसको हम मल्टी सेलुलर बोलकर चलते हैं। एक कोशिका इसमें क्या कर रही होगी, आप लोगों का संपूर्ण कार्य कर रही होगी। ठीक है, और बहुकोशिका में अन्य कोशिका अन्य कार्य। मैनी सेल डिफरेंट फंक्शन, जैसे बैक्टीरिया वगैरह सब इसमें आएंगे, और मल्टी सेलुलर में हम हैं, आप हैं, सारी दुनिया है। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको समझ ना आ रहा हो। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेंगे, हमारा बैक्टीरिया, हमारा पैरामीशियम,
तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों के यूनिसेलुलर। मल्टी में तो हम हैं, आप हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, दुनिया भर की लाइन है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम हमारा यूकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस केंद्रक, इसको हम वैक्यूल बोल देंगे। ठीक है, इसको हम राइबोसोम बोल देंगे। ठीक है, ये आपकी झिल्ली है और वो आपकी भित्ति है। ठीक है जी, सो दिस इज योर यूकैरियोटिक सेल। ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, न्यूक्लियस में डीएनए होता है भाई, और कहाँ होगा। हाँ जी प्रियंका, बिल्कुल है, बना लिया। अब आपको बड़ी खुशी होने वाली है कि हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो बहुत प्यार से, उसके बारे में लिखने वाले भी हो। जल्दी से बना लो भाई, जल्दी, जितनी जल्दी मेरा हाथ चलता है उतनी जल्दी आपका भी चलना चाहिए। हो गया निवेदिता, ये आपकी 6ठी से 8वीं वर्ग के लिए क्लास है और 9वीं से 10वीं वर्ग के लिए क्लास आपकी सुबह दोपहर के 2 बजे होती है। ओके चलो, सबसे पहले हम यहां पर पढ़कर चलेंगे आप लोगों से सेल वॉल के बारे में। जिसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताती हूं, यहां पर एक बात और समझ लो। आप लोगों का जो सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल, इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में बांट दिया था, प्लांट्स में और एनिमल्स में। बहरहाल तो ये और ये बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इसके पास 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। इसके पास आप लोगों का सेल वॉल होता है और प्लास्टिड होता है। सिर्फ यही अंतर है दोनों में कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होगी जिसको हम भित्ति बोलकर चल रहे हैं, और हरित लवक भी होता है, और यही चीजें हमारे एनिमल सेल के पास नहीं होती। तो सिर्फ इसी आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोगों ने अलग कर डाला था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल वॉल और प्लास्टिड नहीं होता है एनिमल में। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी अभी क्लास खत्म होते ही,
व्हाट्सएप पे कुछ नहीं है भाई, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं है। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी है, कोई भी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप बता दूंगी। टेलीग्राम रहेगा आप लोगों का बायोलॉजी बाय काजल। तो आप लोगों का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों यही है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं बायोलॉजी बाय काजल पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, कहीं पर भी जहां पर भी आप अवेलेबल हो। तो ये पीडीएफ मैं डायरेक्टली वहीं पर अपलोड कर दूंगी, यहां पर भी दूंगी और यहां पर भी दूंगी। सो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। कोशिका भित्ति, यह है बाहरी आवरण होता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह जंतु कोशिका में नहीं होता, यह जंतु कोशिका में नहीं होता। ठीक है, हाँ सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाती है, सोनम चौधरी, यस। यह है जंतु कोशिका में नहीं होता, केवल पौधों, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, इन सब में पाई जाती है आप लोगों की सेल वॉल, हमारे एनिमल्स में तो नहीं पाई जाती। अक्षित ये लास्ट में बताऊंगी, समझाने के बाद बताऊंगी मैं आपको। हाँ सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। मैं साइड हट जाती हूँ, फटाफट से लिख लीजिए। और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। इज इट फाइन? आपको क्या लगता है अक्षित कि हमने बोला था कि सेल पुराने सेल से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया के पास अपना खुद का मशीन होता है, खुद की मशीनरी होती है, वो किसी प्रीवियस सेल पर डिपेंड नहीं करता। कक्षा 9th क्लास में सेल थ्योरी में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये वायरस और बैक्टीरिया पे अप्लाई नहीं होता। कवक, वेट 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 वेट, दिस इज outermost covering which helps in protection। ठीक है, but not in animal cell. Is it fine? थैंक्स मैम इंग्लिश में लिखने के लिए। अरे भाई तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं इंग्लिश में लिखती रही हूँ। मेरी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन सिंस मैं 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ हिंदी में, तो अब मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी हो गई है। चांदनी पहले साइंस कंप्लीट करूंगी, तब उसके बाद पेडागोजी की अलग क्लासेस लगेंगी, यहाँ पर नहीं लगेंगी। तो दिस इज योर सेल वॉल। अब हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में? देखिए सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम झिल्ली के नाम से जानते हैं।
इसको हम किस नाम से जानते हैं? झिल्ली के नाम से। अब एक ने तो प्रोटेक्शन कर दिया प्लांट्स में, हमारा क्या, हम क्या ऐसे ही रहेंगे? नहीं भाई। तो भगवान ने सोचा होगा कि नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं रहोगे यार, तुम्हारे पास भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ होगा, और वो हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो मैं आपको इसके बारे में लिखवा दूं जरा, इट इज outermost covering of animal cell that, और हमारे शरीर में जितनी भी चीजें आती हैं और जितनी भी चीजें बाहर चली जाती हैं, यही मदद कर रहा होता है हमारा भाई। सो इट इज द outermost covering of animal cell that allows an exit of substance। ये बात ध्यान रखना। तो ये है यह है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है जो पदार्थों का आप में से कौन अच्छा बच्चा है जो मुझे बता दे इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? गुड इवनिंग। में साइंस का ओके मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। पहले मेरी क्लास तो 6 से 7 थी, फिर आयुष सर की और मेरी क्लास का टाइम क्लैश कर रहा था, तो अचानक से बैच को 2 घंटे पहले शिफ्ट करना पड़ गया, और इस चीज की जानकारी मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन के थ्रू चली गई होगी आप लोगों को, है ना? पवन, वायरस का इफेक्ट प्लांट्स पर भी होता है, बिल्कुल होता है। वो बोलते ना वायरस किसी के सगे नहीं होते, तो वो हर किसी को परेशान करते। रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ रही हूँ मैं आपसे, जल्दी बताओ। हाँ, अब से मेरी क्लास 4 बजे ही होगी यार, तो इसको हम अर्ध इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों की? हाँ, सेमी परमिएबल नेचर की होती है। मैं साइड हट जाती हूँ, इधर टेक द स्क्रीनशॉट और फटाफट लिखो। Is it fine? ओके 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 ओके। अब हम थर्ड बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब थोड़ा अच्छा सा बन जाए माइटोकॉन्ड्रिया यार, मजा आए फिर पढ़ने में। सो दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बारे में समझ लीजिए, इसको हम क्या बोलकर चलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। किसी ने अल्टमैन का नाम सुना है? किसी ने अल्टमैन का नाम सुना है? अच्छा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसका था? 9th क्लास एनसीईआरटी। चलो बता दो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसका था? कौन बताएगा?
मोजाइक मॉडल किसका था? निकोल्सन नहीं कह रही हूं मैं, सिंगर निकोल्सन। वेरी गुड। किसका था? कौन सी ऑर्गेनेल का था? इसका था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था, किसका था? माइटोकॉन्ड्रिया, मिस्टर अल्टमैन। इनका करता धरता हमारे अल्टमैन है। मैं पूछ रही हूं कौन सी सेल ऑर्गेनेली का था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये बता दो बस। इसको हम क्या बोलकर चलते हैं? ऊर्जा घर बोलकर चलते हैं। किस चीज में मदद करता है? एटीपी प्रोडक्शन करने में मदद करता है ना। और एटीपी क्या होता है आप लोगों का? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हाँ सही याद दिलवा दिया तुमने यार, पानी तो मेरे पास है, मैं कैसे भूल गई थी। बहुत बढ़िया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही विख्यात और जाना माना मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आप सभी का होमवर्क है एनसीईआरटी से फ्लूइड मोजाइक पढ़कर आना, मैं सवाल जवाब करूंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसको हम सेमी ऑटोनोमस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? अपना डीएनए खुद बनाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये आप लोगों का डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसके अंदर 2 परत पाई जाती हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इससे बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से आज तक सवाल पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं जाएगा। हम साइड हट गए हैं, जल्दी से देख लो भाई। और आपसे कोई पूछे कि भाई इस चीज को क्या कहा जाता है, तो इसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। बुक नहीं है, डाउनलोड कर लो यार। एनसीईआरटी की किताबें तो डाउनलोड हो जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। एनसीईआरटी का तो एप्लीकेशन भी है। चलिए अब चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? हमारे हम पढ़ेंगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अच्छा आप लोग क्या कहते हैं, अभी 10 मिनट के अंदर लिखने का काम खत्म हो जाएगा, मैं आपको 5-6 सवाल करवा दूं एमसीक्यू। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने पानी में हो, कितना आपको समझ आया। तो मैं कुछ एमसीक्यू करवा दूं हैंड टू हैंड, जैसा आप कहें करवा दूं। तो जल्दी से लिख लेते हैं हम फटाफट, बिना बातें करें। अभी हमने बात करी किस चीज के बारे में? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप बस इतना ध्यान रखना, ये आप लोगों की 2 प्रकार की होती है, पहली और दूसरी। पहली को हम रफ ईआर के नाम से जानते हैं, जिसको खुदरा बोलेंगे, और दूसरी होती है हमारी स्मूथ, जिसे हम चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलकर चलेंगे। तो ये किस चीज में मदद करती है? आप लोगों के लिपिड संश्लेषण में। और रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन संश्लेषण करने में मदद करती है। किस चीज में मदद करेगी? आप लोगों का प्रोटीन निर्माण करने में। ध्यान रखना, आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत तरीकों से बनता है, बहुत तरीकों से बनता है। सो सबसे पहले मैं ना पीपीटी भेज लेती हूँ खुद को, क्वेश्चन तभी तो करवा पाऊंगी। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखना। अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की, मेरे को एक बार फाइल मिल जाए फिर मैं आपको करवा दूंगी क्वेश्चन आंसर्स। तो थोड़ा थोड़ा सा हमको ध्यान रहेगा कि भाई तुम्हें कितना आता है, तुम्हें कितना सीखने की जरूरत है। ऑलराइट डियर,
आई थिंक मुझे सेल की पीपीटी मिल गई है। वेट अ सेकेंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं अंग्रेजी में लिख दूं या मेरे को सेल की पीपीटी ढूंढने दो, जरा 1 मिनट रुक जाओ, साइड हटकर मैं एक बार सेल ढूंढ लेती हूँ। एंडोप्लाज्मिक मैंने पहले लिख दिया था, जरा वहां से देख लो एक बार। शायद अभी मिल नहीं रही है, रुक जाओ, बट मैं क्लास के एंड तक आपको बता दूंगी। अनामिका आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? आप क्लास में स्टार्टिंग से बैठती तो आपको शायद जरूर समझ आता। इसको मैंने एंडोप्लाज्मिक कैसे लिखा था, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। ये क्या है आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक, परफेक्ट। हम रफ और स्मूथ दो टाइप में पढ़कर चलते हैं। किसी को यहां तक कोई समस्या? अनामिका आप अपनी समस्या बता दीजिए मुझे। इज इट परफेक्ट? अभी हमने पढ़ा था किसी चीज के बारे में, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कौन बताएगा मुझे इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम किसी और नाम से भी पुकारते हैं। देखिए आज मुझे एमसीक्यू मिल नहीं रहे हैं, मैं कल करवा दूं दोनों के साथ, टिश्यू और सेल चैप्टर के मिक्स करवा देती हूँ। ट्रैफिक पुलिस, वेरी गुड। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जी ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? एक तो ये श्रवण में मदद करती है, इसको हम पैकेजिंग यूनिट कहते हैं। इसको हम क्या बोलकर चलते हैं? पैकेजिंग यूनिट। यानी चीजों को क्या करते हैं? पदार्थों को एक जगह एकीकृत कर देती है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। यानी जो भी चीजों का निर्माण हो रहा है इसका एक ऐसा यूज बता दो जो सिर्फ मुझे पता है और शायद आपको पता हो सकता है। इसका बहुत ही फेमस काम होता है, अगर किसी को मालूम है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत फेमस काम है, कौन बताएगा? ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है। कोशिका भित्ति किस चीज में मदद करती है? कोशिका भित्ति निर्माण करती है। आई समझ में? तो ये सिर्फ मुझे पता था, आपको नहीं पता, गलत बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करती है, बहुत बढ़िया। किस चीज का निर्माण करती है? लाइसोसोम निर्माण करती है, जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। हाँ, टीजीटी तो आपके अमित सर ही पढ़ाते हैं, नॉट मी। चलिए अब हम 6 नंबर पे आप लोगों से बात करने वाले हैं। किस चीज के बारे में? 6 नंबर पे हम आपसे बात करने वाले हैं राइबोसोम्स। तो इसको हम हमारे शरीर की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है? आप लोगों का प्रोटीन निर्माण करता है। सबसे कमाल की बात होती है, ये आप लोगों का प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और ये आप लोगों का यूकैरियोट में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट में इसका जो वजन होता है वो
70 होता है और यूकैरियोट में जो इसका वजन होता है वो 80 होता है। ठीक है जी, मैं सेल ढूंढ लेती हूँ, 1 मिनट और दो मुझे जरा। रुको रुको रुको, शायद मिल जाए मुझे सेल की फाइल। मुझे लग रहा है सेल की फाइल है कि नहीं है, खो गई है क्या? मिल गई मिल गई मिल गई। सो गाइज, आपको फाइल मैं अभी पहुंचा रही हूँ, फाइल मिल चुकी है, इतने सेंड होने में टाइम लगेगा। हाँ, इसकी जो खोज करी थी वो आपकी पेलाडे ने करी थी। किसने करी थी आप लोगों की? पेलाडे। राइबोसोम बन रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ध्यान करो, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों का RER बन रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों का राइबोसोम बन रहा था। यहाँ पर क्या बन रहा था? आप लोगों का राइबोसोम निर्माण हो रहा था। और जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है भाई, शाम की 5 बजे से मैं NCERT पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर। अब हम हमारी 2 अंतिम की कोशिकाएं पढ़ लेते हैं। 7th नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। जिसको हम केंद्रक बोलकर चलते हैं, तो इसको हम हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर मानते हैं। है ना? और ये किस चीज में मदद करता है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। पहुंचाता है। It transfers genetic material। ठीक है, ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को इधर से उधर पहुंचाता है। जीन्स इसी के अंदर होंगे ना, तो इसी को तो बढ़िया माना जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, तो हम केंद्रक की तो तारीफ करेंगे ना बराबर तरीके से। अब हमारा 8वां लाइजोसोम, तो इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। हत्या। इसको हम किस नाम से जानते हैं? हमारे सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है। तो सुसाइडल बैग इसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे की मैं कहानी आपको सुना देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल घुस जाता है और हम उससे बड़े परेशान होते हैं कि हमें दुखी कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्या करता है? उस पार्टिकल पर जाकर चारों तरफ से लेयर्स बना लेता है और उस पार्टिकल को निगल जाता है। क्या करता है? उस पार्टिकल को निगल जाता है। और इसके अंदर आपकी एक एंजाइम उपस्थित होती है जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। कौन सी एंजाइम होती है आप लोगों की? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये खुद मर जाता है हमें बचाते बचाते। हाँ, हमारे ह्यूमन उसमें नहीं होता। शुभम जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है शुभम जी आपने। 6ठी से 8वीं वर्ग की क्लास है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपको इतना करना था। आप फटाफट क्वेश्चंस बता दो मुझे। मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेती हूँ वरना मैं भूल जाऊंगी। सेव करना। कौन बताएगा क्वेश्चन? फटाफट फटाफट क्वेश्चंस बताते चले जाओ। ये मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी क्लास खत्म करने के बाद। और 5 से 6 बजे मेरी यूट्यूब पर भी क्लास है, तो 6 बजे के बाद ही अपलोड कर पाऊंगी, पहले बता रही हूँ। लड़ना बद बात में मुझसे कि हाय मैम हमारा तो आपने ऐसे कहा था और आपने ऐसे कहा था। थोड़ी पुरानी फाइल है लेकिन हम क्वेश्चंस तो पढ़कर चलेंगे।
तो कुछ इस प्रकार के आप लोगों के सवाल होने वाले हैं। मैं फटाफट से सवाल बता देती हूँ आपको। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है? सेल होती है। आपको भी पता है जी, हमको भी पता है बहुत अच्छे से। तो जीवन का आधार किसको कहेंगे? हम सेल को कहेंगे। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल? इनमें से कौन ऐसा था जिसने सेल देखा था? तो कौन थे हमारे? कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे हमारे? रॉबर्ट हुक थे। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ आता सबसे पहले जिंदा सेल किसने देखा है, तो आप लोगों के लुईन हॉक ने देखा है। ये बात भी ध्यान रखना। तो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी। डन। फटाफट से एक सवाल और देख लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कोशिका के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सत्य नहीं है? जल्दी बता दो। Who will tell me the answer? Same type of cells are present in all body tissue. Each cell is on capacity for execution. कौन सी बात सही नहीं है? डी वाली गलत है भाई। अलग फंक्शन अलग सेल, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट सेल? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या होता है आप लोगों का? इज दैट बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा? गलत आंसर, सबका गलत। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। इसका सही आंसर है आप लोगों का माइकोप्लाज्मा। इसी को हम PPLO के नाम से जानते हैं, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। आयुष सर की क्लास शाम को 6 बजे से है। हम दोनों ने टाइम एक्सचेंज करा है। वन मोर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सेल। तो भाई स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ सेल को हम किस नाम से जानेंगे? हमारा साइटोलॉजी के नाम से जानेंगे। ये वाली लाइन प्लीज ऐड कर लेना, मैं भूल गई लिखवाना। स्टडी ऑफ सेल को हम किस नाम से जानते हैं? हमारे साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्फर्मेटिव विद द सेल थ्योरी? यही वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रही थी कि सेल थ्योरी किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो कौन पूछ रहा था मुझसे कि मैम आपने इसका आंसर नहीं बताया? तो जी मैं इसका आंसर अभी बता देती हूँ। वायरस पर भी नहीं लगती है और बैक्टीरिया पे भी नहीं। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो दोनों के दोनों ही करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट या मोर एवरेज हम वायरस को मानकर चलेंगे। दोनों ही सही है, ना तो बैक्टीरिया पे होती ना वायरस पे होती, लेकिन 100% वायरस पे तो कभी नहीं होगी। तो यू विल गो विद द वायरस। नेक्स्ट आप लोगों से बात करते हैं किस चीज के बारे में। स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में है। आप मुझे स्मॉलेस्ट, आपको क्या करना है, एक तो लार्जेस्ट सेल मुझे बताना है और दूसरा आप मुझे स्मॉलेस्ट सेल बताओगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बायोलॉजी बाय काजल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, आपको पता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड होमवर्क कर लीजिएगा। सो गाइज, ये आपकी क्लास थी। अब 5 बजे NCERT पढ़ना है तो आप आ जाओ यूट्यूब पर, टीचर्स अड्डा पर। एंड गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं ऐसे हंसते खेलते हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास को रेट करना मत भूलना। 3 रेटिंग के ऑप्शन आएंगे, आप अपने अपने हिसाब से क्लास को रेट कर दीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। क्लास रेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।